नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 आविष्कार, 25 पहलू मैं आपके सामने सादर करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स शामिल हैं और इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और उन्होंने विशेष रूप से उन्होंने हमारे भारत देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भारत देश में अमेरिका जैसे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का निर्माण होने का प्रस्ताव बहुत ही उच्च स्तर पर उसकी चर्चा हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट हो गया उसके तहत ये प्रस्ताव सामने आया था। उसी के बारे में हम इस एपिसोड 28 में बात करने जा रहे हैं। मित्रों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट के तहत दो महत्वपूर्ण बातें हो गई थी। पहली बात यह थी कि यह एक्ट जो था वो एक्ट सम्मत हो गया, पारित हो गया अगस्त 1935 में, और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें थी। पहली बात यह थी कि राज्यों को, जिनको प्रोविंसेस कहते थे, राज्यों को एक मर्यादित रूप में क्यों न हो लेकिन स्वायत्तता देने का प्रस्ताव था। उसके लिए प्रांतिक चुनाव आयोजन करने का प्रस्ताव था। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है, महत्वपूर्ण बातों में, कि भारत में जो प्रोविंसेस थे और जो संस्थानें थी उनको मिलाकर एक फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव था, फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का एक महत्वपूर्ण अंग था। फरवरी 1937 में ये प्रांतिक चुनाव, पहली बार प्रांतिक चुनाव हो गए, तो प्रांतिक स्वायत्तता कुछ हद तक मिल गई। तो पहली बात तो ठीक हो गई। चुनाव के बाद में फिर लॉर्ड लिन लिथगो ने बहुत कोशिश की, जो दूसरा बड़ा प्रस्ताव एक्ट में था, फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन फेडरेशन बनाने का, उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। जब इसकी चर्चा चरम पर थी तब पुणे स्थित गोखले इंस्टीट्यूट ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को एक भाषण देने के लिए बुलाया और उन्हें विषय दिया यही इंडियन, प्रस्तावित भारतीय फेडरेशन का विषय पेश किया। और बाद में कुछ महीने बाद ही, तुरंत ही, उस भाष्य का किताब में रूपांतर हो गया, जिसका शीर्षक था फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, संघराज्य बनाम स्वतंत्रता। ये उसका शीर्षक था। और उसी के बारे में इस एपिसोड 28 में हम बात करने वाले हैं। अपने भाष्य में तथा अर्थात किताब में भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, जो प्रस्ताव था इंडियन फेडरेशन बनाने का, उसकी रूपरेखा
पहले बताई, और उसके बाद में दुनिया में और जो भी फेडरेशन तब थे, संघराज्य जो थे, उनसे उनके परिप्रेक्ष्य में इस प्रस्ताव का मूल्यमापन करने की कोशिश डॉक्टर अंबेडकर जी ने की, और वही उस किताब का, उस भाष्य का प्रमुख विषय है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इंडियन फेडरेशन का जो प्रस्ताव था उसकी बारकाई से समीक्षा की और आलोचना की। उन्होंने कहा, उसके कई मुद्दे महत्वपूर्ण है इसमें, इस समीक्षा में। पहला मुद्दा उनका यह था कि फेडरेशन में जो शामिल होने वाले दो अलग अलग घटक हैं, एक तो है राज्य, प्रोविंसेस, और दूसरे हैं प्रिंसली स्टेट्स। ये दोनों में बड़ी असमानता है। उनका ये कहना था कि जो स्वायत्तता प्राप्त राज्य है, प्रोविंसेस है, उनका फेडरेशन में शामिल होना ये बिल्कुल ही नैसर्गिक है, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स है उनका वैसे नहीं है। प्रिंसली स्टेट्स के साथ में ब्रिटिश सरकार को एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और उनकी जो ऐतिहासिक करार उनमें जो हो गए हैं, पहले से जो एग्रीमेंट है, वो सबको ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसके ऊपर दस्तखत करनी पड़ेगी केंद्र सरकार को और प्रिंसली स्टेट्स को। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये दोनों का जो रोल है वो समान नहीं है। राज्यों के लिए नैसर्गिक क्रिया है, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट है उनके लिए बहुत सारे विधि के कारनामे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी उसमें रहेगा। आगे चलकर उन्होंने कहा कि ये जो राज्य है, राज्यों को, सारे राज्यों को, ब्रिटिश सरकार में जो राज्य थे, प्रोविंसेस थे, सारे राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलेगा पार्लियामेंट में। संघराज्य का जो पार्लियामेंट रहेगा, अपर हाउस और लोअर हाउस, वो पार्लियामेंट में वो चुनाव के जरिए वहां पहुंच जाएंगे प्रतिनिधि। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट के जो प्रतिनिधि है पार्लियामेंट में जाने वाले, वो किसी भी चुनाव से नहीं चुने जाएंगे। जिसके आधिपत्य में वो प्रिंसली स्टेट है, वो नवाब या तो राजा जो भी है, वो जिसको चुनेगा वह प्रतिनिधि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा, उस स्टेट का, उस प्रिंसली स्टेट का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये बात तो बड़ी अजीब है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वहां लोकतांत्रिक कुछ भी नहीं चलता था, और ये जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे प्रिंसली स्टेट के, ये सारे प्रतिनिधि जो रहेंगे वो ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के अधीन रहेंगे, वो उनका कहना मानेंगे। इसकी वजह से ये जो प्रिंसली स्टेट है, इनको संघराज्य में दर्जा जो रहेगा वो फॉरेन टेरिटरी का, विदेशी टेरिटरी का दर्जा रहेगा। विदेशी टेरिटरी का उनको स्तर रहेगा, उनकी भागीदारी विदेशी टेरिटरी के रूप में रहेगी, और इसकी वजह से उनमें संघ राज्य से निकलकर बाहर आने की प्रेरणा जबरदस्त हो सकती है। ये चेतावनी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दी। अचरज की बात यह है कि ये जो प्रस्ताव था संघराज्य निर्मिति का, इंडियन फेडरेशन निर्मिति का, इसमें बताया गया था कि
पार्लियामेंट जो होगा, संघ राज्य का पार्लियामेंट जो होगा, उस पार्लियामेंट में जो संस्थानिक होगा, उसका कोई व्यवहार, उसकी चर्चा वहां नहीं हो सकती। किसी प्रिंसली स्टेट का प्रशासन अगर ठीक काम नहीं कर रहा है, उसकी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती है। तो जो और जगह से और स्टेट से, और बड़े बड़े स्टेट्स थे, सारे स्टेट से आए हुए प्रतिनिधि है, वो प्रिंसली स्टेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, कुछ रिजोल्यूशन पारित नहीं कर सकते। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो संस्थान के, जो प्रिंसली स्टेट के प्रतिनिधि है, हाँ, उनको अवश्य पार्लियामेंट में बैठकर सारे विषयों पर बोलने की आज्ञा थी और अपना मत प्रदर्शन कर सकते थे। तो इसमें विषमता कैसे देखिए कि जो मुख्य प्रांत है, जो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, उनको प्रिंसली स्टेट के बारे में बोलने का अधिकार कुछ भी नहीं है। और प्रिंसली स्टेट ने, उसका जो मुखिया होगा, उसने चुने हुए, चुनाव के बगैर जिनको नियुक्त किया है, उन प्रतिनिधियों को संघ राज्य के हर एक विषय पर बोलने का मौका वहां मिल सकता था पार्लियामेंट में। ये सरासर नाइंसाफी थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह बताया है कि प्रशासन के बारे में भी कुछ भी बोल नहीं सकते थे, और चाहे कोई भी मामला हो संघ राज्य का, वो टैक्सेशन का मामला हो, प्रशासन का मामला हो, किसी विषय पर, कोई स्कीम का मामला हो, सारे विषयों पर बोलने का अधिकार संस्थान के जो नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि थे प्रिंसली स्टेट के, उन्हें अवश्य मिलता था। तो ये तो सरासर गलत बात थी। डॉक्टर अंबेडकर जी सवाल उठाते हैं कि संघ राज्य में राष्ट्रीयत्व की भावना का क्या होगा। अब देखिए, जो प्रिंसली स्टेट के लोग हैं, वो प्रिंसली स्टेट के ही रहेंगे। उनके लिए उनका जो मुखिया होगा प्रिंसली स्टेट का, जो भी नवाब या राजा होगा, उसी के नीचे वो रहेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट जो था, संघ राज्य का सरकार जो है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, उनके बारे में कुछ भी कर नहीं सकता था। उनके साथ उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट भी, संपर्क भी नहीं था। संपर्क रहने वाला था वो उन लोगों का अपने मुखिया से, केंद्र सरकार से उनका कोई संबंध रहने की प्रोविजन, प्रावधान वैसे नहीं था। ऐसे हालात में कैसे उनमें राष्ट्रीयत्व की भावना जाग उठेगी? डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ये एक ऐसा फेडरेशन होगा जो सिर्फ एक ढांचा रहेगा, और इस ढांचे में राष्ट्रीयत्व की भावना, वो चेतना जागृत करने के लिए कोई अवसर नहीं है, और उनमें से राष्ट्र के निर्माण करने का प्रयत्न ये विफल ही होगा, हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये जो फेडरेशन है, ये सिर्फ एक ढांचा होने वाला है, और उसमें से किसी राष्ट्र का निर्माण होना ये केवल असंभव है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, और उन्होंने ये भी उसमें आगे चलकर कह दिया कि शायद ये ब्रिटिश सरकार ने हेतुतः ऐसा आयोजन, ऐसा प्रावधान उस प्रस्ताव में किया होगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस फेडरेशन की जो आलोचना की, उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दिया है। वो कहते हैं कि जो फेडरेशन का, संघ राज्य का जो पार्लियामेंट रहेगा, उस पार्लियामेंट में किसी भी प्रिंसली स्टेट के रूलर के बारे में
कुछ भी चर्चा नहीं हो सकती। उसकी दूसरी तरफ जो प्रिंसली स्टेट के जो मुखिया थे, उन्होंने, रूलर्स थे, उन्होंने जिनको नियुक्त किया हो पार्लियामेंट में, वे सारे विषयों पर चर्चा कर सकते थे, पूरे संघराज्य के सारे विषयों पर चर्चा कर सकते थे। मताधिकार भी उनको दिया गया था, बजट के बारे में बोल सकते थे और कुछ भी प्रस्ताव ला सकते थे, उसकी चर्चा कर सकते थे। तो ये तो बड़ा अन्याय था, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने बता दिया है। जो प्रिंसली स्टेट थे वो ब्रिटिश इंडिया का, मतलब बाकी सारे जो प्रोविंसेस थे वो तो तादाद में, संख्या में, मात्रा में बहुत बड़े थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट उन पर अधिकार रख सकता था, लेकिन उनको प्रिंसली स्टेट्स के मामले में कुछ भी अधिकार नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसली स्टेट है उसका डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिक रूपांतर नहीं हो सकता है। उल्टा संस्थानिक जो है, प्रिंसली स्टेट्स जो है, वो ब्रिटिश इंडिया में जो लोकतंत्र है उसको बाधा ला सकते हैं। इस तरह से ये सिचुएशन, ये अवस्था, ये बहुत गंभीर हो सकती है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। अंत में डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, ये जो प्रिंसली स्टेट है उनका क्या करना चाहिए। और उन्होंने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो प्रिंसली स्टेट्स है उनका जो अंतर्गत प्रशासन है वो पूरी तरह से कुप्रशासन है। शायद ही कुछ प्रिंसली स्टेट्स होंगे जहां पर प्रशासन कुछ अच्छा है। बहुत बहुत ज्यादा पैमाने में, बहुत बड़ी मात्रा में ये जो प्रशासन, प्रिंसली स्टेट का प्रशासन, ये बहुत बुरा है। उन्होंने आंकड़े देके कहा कि देखिए, हमारे देश में फिलहाल 627 प्रिंसली स्टेट है, इसमें से 566 प्रिंसली स्टेट ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से भी कम है। अगर ऐसे हालात में वहां चुनाव किया जाए और चुनाव करके अगर उनका सरकार, वहां सरकार लानी है, तो फिर उस सरकार के पास कैसे संसाधन होंगे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कायदा सुव्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए, आरोग्य के लिए, रास्ता बांधने के लिए कैसे पैसा होगा। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर इसका इलाज क्या है? उन्होंने इलाज भी बताया। उन्होंने कहा कि ये सारे संस्थान जो है, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स है, इनको रीऑर्गेनाइज कीजिए, उनको पुनर्गठित कीजिए। वो भौगोलिक आकारमान ध्यान में रखते हुए, लोक संख्या ध्यान में रखते हुए और उत्पन्न वार्षिक आय ध्यान में रखते हुए आप ये सबको अपने कब्जे में कर लीजिए। संघ राज्य ने ये सबको अपने कब्जे में कर लेना चाहिए और जो प्रिंसली स्टेट के मुखिया है, नवाब हो या राजा हो, उन्हें पेंशन देके दूर करना चाहिए और फिर इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करके, पुनर्गठित करके उनका राज्यों में रूपांतर करना चाहिए, जहां पर लोकतंत्र की शुरुआत हो सकती है। यह बहुत अहम मुद्दा था। एक मुद्दा तो यह था कि ये सबको बल पर सबको शामिल कर लेना चाहिए। वो ये बात आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 1948 में की, वो बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1939 में बताई थी। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी
कि ये जो करना है आपको, एनेक्सेशन जो करना है, ये विलीनीकरण करने की प्रक्रिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के पहले कीजिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं तो उसके बाद में पुनर्गठित कीजिए, पुनर्रचित कीजिए। और ये करना, ये जो काम है वो एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के पहले करना चाहिए, क्योंकि एक बार वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया तो उसमें जो कंडीशन होगी, उसमें जो शर्तें होगी, उनसे बहुत अलग अलग प्रकार से संघराज्य को इकट्ठा करने में बाधा आ सकती है। और यही बात हम सब जानते हैं। JNK, जम्मू और कश्मीर के बारे में क्या हो गया वो तो सब हम जानते हैं, लेकिन ये चेतावनी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तब दी थी, वो अब चल हमें समझ रहा है वो क्या कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का जो प्रस्ताव था 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, उसमें उसकी आलोचना, उसकी समीक्षा करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस नतीजे पे पहुंची, इस नतीजे पर पहुंचे कि ये प्रस्ताव मैं मंजूर नहीं कर सकता हूं और हमारे देश के लिए यह प्रस्ताव उचित नहीं है। उन्होंने कड़ा विरोध उसको किया। कहा जाता है कि गांधी जी फेडरेशन चाहते थे, बाकी कांग्रेस पार्टी भी फेडरेशन चाहती थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने मना कर दिया। जब ये चर्चा चल ही रही थी, तब सितंबर 1939 में अचानक जब दूसरे महायुद्ध का स्फोट हो गया, तब ब्रिटेन सरकार ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। और ये ऐलान करते वक्त ब्रिटिश सरकार ने भारत के जो भी प्रांत थे जहां चुनाव किए हुए सरकार थे, चुनाव के माध्यम से बनाए गए सरकार थे, उनको किसी को भी उनकी नसीहत लिए बगैर, किसी से भी कोई भी संवाद किए बगैर ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम जर्मनी से युद्ध करने जा रहे हैं। तो इससे इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया सारे राज्यों की हो गई और सारे राज्यों में जहां भी कांग्रेस की सरकारें थीं, वो सब ने मिलकर एक साथ अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दिया और सारी सरकारें, जो पहली बार जो प्रांतिक सरकारें आ गई थी, वो सारी खारिज हो गई, खारिज की गई, क्योंकि उन्होंने सारे लोगों ने इस्तीफा दे के खारिज करवाई। तो उस मामले में वाइसरॉय लिनलिथगो को जो प्रस्ताव था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट का प्रस्ताव जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो संघ राज्य का प्रस्ताव था, वो एक बाजू में हो गया। सारा वातावरण युद्ध से भर गया और इस मामले में फिर आगे कुछ बात बन नहीं पाई। तो ये है कहानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की। मित्रों, मेरी बात को यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज को पसंद करते हैं तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। नमस्कार।